तो नमस्कार, मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पूरन सर सादियाबाद। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सिंथेसिस करना, जिसमें सिंपल सेंटेंस को मैं आप लोगों को जिरंड के पहले और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस करने का नियम बताऊँगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस करने की बहुत सारी वीडियो बनाया है और इसके सिंथेसिस की स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो सारी वीडियोज़ भी आप देख लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस का ये है लास्ट वाला चैप्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 7 चैप्टर बता दिया है, ये 8वां चैप्टर है और ये सिंपल सेंटेंस का 8वां चैप्टर आई थिंक मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो इसके पहले जो बाकी चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप वो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस कैसे किया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है और जिरंड क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिरंड के बारे में। तो इसकी जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, जिरंड और नाउन तीनों के बारे में पहले जानते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है कि किसी संज्ञा के पहले प्रयोग होकर के अपना संबंध, उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा से प्रकट करता है। ये काम करता है कौन? प्रीपोजिशन। और संज्ञा क्या होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं, प्रीपोजिशन बता दिया मैंने। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर के इसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करता है। यह है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जिरंड के बारे में जानिए। जिरंड क्या होता है कि जिरंड एक ऐसी क्रिया होती है जो क्रिया के साथ में संज्ञा का काम करती है। फिर से समझिए, जिरंड क्या होता है? जिरंड एक ऐसी क्रिया होती है जो क्रिया होने के साथ साथ संज्ञा का काम करती है। दोस्तों, मैं इसके पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा पार्टिसिपल के बारे में। ये पहला आपका चैप्टर था सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करने वाले में, ये फर्स्ट चैप्टर था। तो पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या थी कि वह क्रिया जो क्रिया होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करे, वो पार्टिसिपल होती है। और वह क्रिया जो क्रिया तो है, लेकिन क्रिया के साथ में किसका काम कर रही है? संज्ञा का काम कर रही है। तो क्या हो जाता है? जिरंड हो जाता है। क्रिया के होने के साथ साथ अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो हो जाएगा आपका पार्टिसिपल, और यदि क्रिया के साथ साथ अगर संज्ञा का काम कर रहा है तो हो जाएगा जिरंड। अब जानिए, जो क्रियाएं जिरंड होती हैं इनके अंत में ना, नी, ने आदि शब्द जुड़े रहते हैं। और यह जो जिरंड होती है यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में होती है। ये इसी फॉर्म में होती है। कभी कभी आप देखते होंगे जब फिल्में स्टार्ट होती हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि धूम्रपान करना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से आता है, जिसमें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आता है, स्मोक का स्मोकिंग और ड्रिंक का ड्रिंकिंग आता है। तो इसका मतलब है कि शराब पीना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि स्मोकिंग में इसका मतलब क्या हुआ? धूम्रपान करना। तो बात को समझिए, जब हम देखिए स्मोकिंग यहाँ पर क्रिया है, लेकिन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन वहाँ पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्या किया गया है? क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट बनाया गया है। और सब्जेक्ट बनता कौन है? सब्जेक्ट दो ही चीज़ें बनती हैं दोस्तों। सब्जेक्ट कौन कौन चीज़ें बन सकती हैं? देखिए, सब्जेक्ट 2 चीज़ें सिर्फ बन सकती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन कौन होगा, तो 2 ही ऐसी चीज़ें हैं इंग्लिश में जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। कौन? एक तो है नाउन, हम नाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, और दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो प्रोनाउन है नहीं, तो अब देखिए बच गया नाउन। तो इसका मतलब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो जो लिखा जाता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग क्या बनता है? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। यहाँ पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग
जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है? क्योंकि यह जिरंड है। क्योंकि जिरंड एक ऐसी क्रिया है जो क्रिया तो है लेकिन क्रिया के साथ में किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। और नाउन को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इसलिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये क्या काम करता है? यह सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसलिए दोस्तों ये होती है आपकी जिरंड। इसी को कहा जाता है जिरंड। जब क्रिया आईएनजी फॉर्म में हो, इसके अंत में नानी ने जुड़ा हो और उसके साथ में वो संज्ञा का काम करे तो उसको हम लोग कहते हैं जिरंड। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको और समझा दूं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो देखिए वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज, अब बेनिफिशियल मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे समझिए कि इज के पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट होती हैं। और यहाँ पर ये जो होता है ये तो आपका है, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो इसमें आपको मिलेगा 9th में ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आपका जुड़ जाता है कुछ जो आपके बनते हैं ये एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है और ये आपका मेन नाउन है। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्यों काम कर रहा है सब्जेक्ट का? क्योंकि क्रिया के साथ में क्या है? संज्ञा भी है। तो इस तरह से है। जैसे एक्सरसाइज करना भी, जैसे डांस करना व्यायाम है, तो डांसिंग इज एक्सरसाइज आप लिखते हैं ना, डांसिंग इज एक्सरसाइज जैसे भी हो। तो यहाँ पर डांसिंग हमें मेन समझना है, इसको सेंटेंस को नहीं समझना है, समझना जिरंड को। तो यहाँ पर डांसिंग क्रिया है लेकिन इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। ये सब्जेक्ट क्यों बना है? क्योंकि यह नाउन का काम कर रहा है, अर्थात यह क्या है? जिरंड है। तो इस तरह से नाचना एक व्यायाम है, तो इसमें आ रहा है ना। सुबह में टहलना, तो इसमें ना आ रहा है ना। धूम्रपान करना, शराब पीना, लास्ट में ना आ रहा है। तो मैंने बताया कि नानी ने जहाँ आता है वहाँ पे क्या होता है? जिरंड होता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि जिरंड होता क्या है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होता है। और यहाँ पर आप जब सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको जिरंड मिलेगा नहीं, जिरंड आपको बनाना पड़ेगा। तो जिरंड बनेगा कैसे? आपकी मान लीजिए क्रिया दिया है डांस, ठीक, क्रिया दिया है डांस, और डांस को आपको जिरंड बनाना होगा। तो क्या कर देंगे? डांस का डांसिंग हो जाएगा, स्मोक का स्मोकिंग हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिरंड बना लेंगे। और चूंकि जिरंड वर्ब के साथ में संज्ञा का भी काम करता है, इसलिए इसके पहले भी प्रीपोजिशन लग सकता है। क्योंकि प्रीपोजिशन की मैंने परिभाषा बताया क्या, कि प्रीपोजिशन किसी संज्ञा के पहले प्रयोग होकर के अपना उसका संबंध, जो जिस संज्ञा के पहले प्रयोग हो रहा है उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करता है। इसका मतलब कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता कहाँ है? किसी संज्ञा के पहले होता है। और अगर जिरंड इस्तेमाल हम करेंगे तो जिरंड काम करेगा किस चीज का? संज्ञा का। अर्थात कि जिरंड के पहले भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या हो सकता है? हो सकता है। मतलब जिरंड के पहले भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो जगह हैं, एक तो नाउन और एक जिरंड। तो हम लोग पहले नाउन को समझेंगे, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस करने का नियम समझेंगे, और उसके बाद जिरंड। अब जिरंड आपको बनाना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस करते हैं। एक चीज दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि देखिए प्रीपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस तभी हो सकता है जब आपको प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर आप प्रीपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस का प्रीपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस करना आपसे नहीं आएगा, आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जानकारी होना चाहिए आपको किस चीज़ के बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में, कि कौन सा प्रीपोजिशन मैं लगाऊं और किस संज्ञा के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल और एट द टेबल। तो टेबल पर हम क्या लगाएं ये हमें पता होना चाहिए, कि ऑन लगाएं कि एट लगाएं कि अपॉन लगाएं कि क्या लगाएं।
तो जानकारी होनी चाहिए आपको इस तरह से। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, साथ में जो क्वेश्चन है उस पर मैं बताऊँगा कि इस संज्ञा के लिए क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर समझिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ समझना है हमें प्रीपोजिशन को कि भाई प्रीपोजिशन लगेगा कहाँ और कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो प्रीपोजिशन लगेगा किसी नाउन के पहले, जिरंड के पहले। ना जिरंड नहीं है तो जिरंड बनाना पड़ेगा। तो जिरंड कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में हम लोग जानते हैं नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा के, मतलब सिंपल वाला पहले समझिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलेंगे तो जिरंड वाला पर चलेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और उस पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसका सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस दिया है और आइए अब हम लोग इसका सिंथेसिस करते हैं और देखते हैं कि सिंथेसिस होगा कैसे। दोस्तों दिया है कि सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक कलम खरीदा, यह एक सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हो गया सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, उसने इसके लिए क्या दिया, 5 रुपया दिया। यहाँ पर हमें 2 वाक्य मिलेंगे या 3 वाक्य भी हो सकते हैं। तो 2 वाक्य या 3 वाक्य या जितने भी वाक्य हैं उसमें से हमें एक वाक्य को प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक वाक्य को मेन बनाना पड़ेगा। अब मेन वाक्य क्या है ये आपको पकड़ना होगा कि मेन हम किसको बनाएं, और इसके अलावा जो बाकी जो दूसरा सेंटेंस बन रहा है उसमें से मैं प्रीपोजिशन क्या खोज सकता हूं। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 रुपीज़ दिया है ना, 5 रुपया, यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैसे के पहले फार का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यह मार्कर 25 रुपये में ख़रीदा, तो आई बॉट दिस मार्कर फॉर 25 रुपीज़, मतलब जो प्राइस है उस प्राइस को इंडिकेट करने के लिए फार का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे प्राइस है 5 रुपया, इसको इंडिकेट करने के लिए फार का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आपका मेन सेंटेंस होगा और इसमें से आपको सिर्फ क्या लेना होगा, फॉर 5 रुपीज़। इस फार से मतलब नहीं है, इस 5 रुपीज़ से मतलब है, और उस 5 रुपीज़ को इंडिकेट करने के क्या लगेगा, फार लगेगा। तो इस तरह से आपको अपने सेंस से समझना है, क्योंकि भाई इसमें कोई फार्मूला है नहीं, कोई ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई ट्रिक भी नहीं है। बाकी की वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया है, बाकी की जो भी वीडियो मैंने बताया उसमें ट्रिक भी है, फार्मूला भी है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ना तो ट्रिक है ना तो फार्मूला है। खुद के दिमाग से आपको समझना है और खुद के दिमाग से आपको समझ करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिंथेसिस करेंगे तो हो जाएगा सीता, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाट, सीता बाट ए पेन। अब यहाँ पर लगेगा फार। अब यहाँ पर आप 5 रुपीज़ को सिर्फ इंडिकेट कर दीजिए, 5 रुपीज़। तो सीधी सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ आप खरीदते हैं उसके प्राइस को इंडिकेट करने के लिए फार प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपने प्राइस है इसके पहले फार प्रीपोजिशन लगा दिया। ये वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस कर दिया, 2 वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया। तो यही करना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी चैप्टर होता है। तो हमें प्रीपोजिशन को बहुत बखूबी समझना होगा। चलिए यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ अ हाई फीवर, उसे बहुत तगड़ा बुखार है। अब जब कोई बीमारी होती है तो जनरली उस बीमारी को इंडिकेट करने के लिए और ख़ास तौर से बुखार को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। लिखते होंगे आप लोग कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फ्रॉम फीवर, यहाँ पे फीवर के पहले फ्रॉम अगर लगा दिया जाए तो इस सेंटेंस को अगर मेन माने तो इस सेंटेंस में फीवर के पहले हम लोग प्रीपोजिशन लगा करके सिंथेसिस कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका सिंथेसिस, हो जाएगा कि माई ब्रदर इज इल, फ्रॉम लगा लीजिए, फ्रॉम। अब सिर्फ फीवर लगाइए, मगर यहाँ पे हाई भी दिया है तो इसलिए हाई फीवर लगा लीजिए, माने तेज बुखार से, तो हाई फीवर हो जाएगा। ये सिंथेसिस हो गया। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य को मेन पकड़ना होगा और दूसरे वाले वाक्य में से आपको एक प्रीपोजिशन लगाने वाला
संज्ञा को पकड़ना होगा कि किसके पहले मैं प्रीपोजिशन लगा दूंगा, उसमें का कि बन जाएगा काम। जैसे यहाँ पर आपको पकड़ना होगा कि हाई फीवर के पहले मैं प्रीपोजिशन लगा सकता हूँ, तो हाई फीवर को यहाँ पे लाया और प्रीपोजिशन लगा के इस वाले सेंटेंस में ऐड कर दिया। उसी तरह से यहाँ से आपने पकड़ा कि 5 रुपीज़ के पहले मैं प्रीपोजिशन लगा सकता हूँ, तो इसको उठाया और इसमें इस सेंटेंस में आपने प्रीपोजिशन और इन दोनों को जोड़ दिया। तो यही आपको समझना है, बस इसी चीज़ को आप समझिए। दिया है कि आई रिच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट खरीदा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक आफ्टर का इस्तेमाल करने वाला और बिफोर का इस्तेमाल करने वाला। मतलब आफ्टर, जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले वाले में बिफोर लगता है। और मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी सो गई थी, तो यहाँ पर बाद में कर लीजिए, मेरे घर पहुंचने के बाद माताजी खाना खाई थी, ऐसे बोलिए। तो बाद के लिए क्या लगता है, आफ्टर लगता है। अब आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, उसके बाद मैंने क्या किया, टिकट खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सिर्फ यहीं पे आप क्या कर लीजिए, आफ्टर को जोड़ लीजिए। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको पूरा सेंटेंस ही यूज करना पड़ जाए, जरूरी नहीं है, पर कभी कभी इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे पास्ट परफेक्ट में होता है। तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर आई बॉट टिकट्स, तो ये हो जाएगा। इसको पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि मतलब पूरा चीज़ मैंने कॉपी किया, इसमें हर एक चीज़ को क्या किया गया है, कॉपी किया गया है इसमें। मतलब आई को, बाट को, टिकट्स को, सिर्फ बीच में मैंने क्या कर दिया है, ऐड को आफ्टर को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या कर लिया है, आफ्टर को ऐड कर दिया है, बाकी सारा सेंटेंस को आपने कॉपी कर लिया। तो आपको समझना होगा कि हम कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगा के सिंथेसिस कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, ये अलग सेंटेंस था, मैंने इन दोनों पर बताया। जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैंने उतने प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है नाउन पर। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद किया। आई वुड हैव बीन ड्राउंड, मैं ड्राउंड हो जाता, तुमने मेरी मदद किया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद के बिना ड्राउंड हो जाता। तो क्या मतलब है तुम्हारी मदद के बिना, तो यहाँ पर देखिए कभी कभी, अब चूंकि यह हेल्प है और यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके पहले प्रीपोजिशन लग सके, और यहाँ पर भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि जो क्रियाएं हैं, या तो क्रिया को जिरंड में बदलिए, और अगर जिरंड में नहीं बदल सकते हैं तो उसको फिर संज्ञा में बदलिए, क्योंकि जिरंड में ना या तो संज्ञा में बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदल पाएंगे तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग हेल्प्ड को क्या कर सकते हैं, संज्ञा में बदल सकते हैं। कैसे, योर हेल्प अगर कर दे, तुम्हारी मदद, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है, विदाउट योर हेल्प, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प के बिना ड्राउन हो जाता। क्या हो जाएगा इसका सिंथेसिस, इस वाले को मेन बनाइए, तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, ये ले लीजिए ड्राउन। अब यहाँ पर ये जो यू हेल्प्ड मी है, चूंकि मी का इस्तेमाल करना बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई खुद आ गया है, तो इसका काम तो हो ही जाएगा। अब यू हेल्प का आप क्या कर लीजिए, योर हेल्प में चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा, योर हेल्प। तो यहाँ पर देखिए हेल्प का मतलब मदद करना भी होता है और हेल्प का मतलब मदद भी होता है, मतलब यह संज्ञा का भी काम करता है और साथ ही में किसका काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। मतलब यह एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करें और साथ में नाउन का भी काम करें। ये मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं उस चीज़ पर नहीं चलता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, विदाउट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, विदाउट, तो हो जाएगा आई वुड हैव बीन ड्राउंड विदाउट योर हेल्प। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग लगाना होगा भाई। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज जितना करेंगे आप, समझ लीजिए उतना ही आपके लिए बेटर पड़ेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज रहेगा उतना ही आप जो है कि अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस कर सकेंगे।
अब हम लोग अब अगले स्टेप पर चलते हैं। ये पहला स्टेप था जिसमें मैंने नाउन के पहले लगाया, और नाउन नहीं है तो नाउन बनाना पड़ेगा। अब हम जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना देखेंगे। और देखिए मैंने बताया कि जिरंड बनाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए संज्ञा थी नहीं, लेकिन संज्ञा बनाना पड़ा आपको। यू हेल्प को योर हेल्प में बदलना पड़ा। उसी तरह से अब आपको जिरंड रहेगा नहीं, लेकिन जिरंड आपको बनाना पड़ेगा। तो हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं और लिख करके आपको फिर जिरंड बना करके उसके पहले प्रीपोजिशन लगा के दिखाते हैं कैसे बनता है। यहाँ भी मैंने 4 सेंटेंस लिख दिया है और अब लोग इसमें जानेंगे जिरंड के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे जिरंड के द्वारा कैसे करेंगे सिंथेसिस। तो यहाँ पर जिरंड के पहले हमें प्रीपोजिशन लगाना है, तो पहले हमें पकड़ना होगा कि किसका जिरंड बन सकता है। चलिए देखिए, जैसे देखा हमने कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया। ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी मदद भी किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मतलब मेरी एडवाइस देने के अलावा उसने मुझे क्या किया, मेरी मदद भी किया। तो यहाँ पर देखिए, जब जैसे यहाँ पर मान लीजिए मार्कर हो गया, ये जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर के अलावा भी मेरे पास एक और मार्कर है, तो यहाँ पर के अलावा मतलब एडवाइस देने के अलावा उसने मेरी मदद भी किया। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, शायद आपको पता होगा, बिसाइड का इस्तेमाल होता है, बिसाइड्स। तो यहाँ पर हम लोग बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बिसाइड्स के साथ में अब हम लोग किसको जिरंड बनाएंगे? हम लिख सकते हैं कि सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी किया। सलाह देने के अलावा, तो के अलावा के लिए बिसाइड्स लगेगा। तो हम लोग पहले तो बिसाइड्स लगा दें, बिसाइड्स लगा दिया। अब हम लोग देने के अलावा, तो देने माने गिव, गेव का हम लोग जिरंड बनाएंगे। तो गेव का जिरंड क्या हो जाएगा? गेव का जिरंड हो जाएगा गिविंग। बिसाइड्स गिविंग एडवाइस क्या हो जाएगा? गिविंग मी एडवाइस। चलिए पूरा कर लीजिए, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। अब यहाँ पर कामा लगा लीजिए। क्यों कामा लगाइए? क्योंकि यह एक वाक्य ही एक तरह से पूरा ले लिया हमने। फिर ये बीच में जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम लोग कामा लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हो जाएगा क्या? ही हेल्प्ड मी। और यहाँ पे आल्सो को ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि आपने बिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया तो आल्सो नहीं लगेगा। ही हेल्प्ड क्या हो जाएगा? मी। और आप चाहें तो 2 बार मी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ से मी को अगर हटा दीजिए तो यहाँ पे मी है, क्योंकि ये मी दोनों एक ही तो बात है। तो इसलिए आप 2 बार मी ना लगा करके इसको हटा के सिर्फ यहीं पर भी रहने दे सकते हैं। तो ऐसे भी आप सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक जो है कि पकड़ना होगा कि नहीं मैं किसको जिरंड बना सकता हूँ। देखिए मैंने जिरंड बनाया कि नहीं, गेव का मैंने गिविंग कर दिया, वर्ब के एनजी फॉर्म में हो गया ना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो गई। सी हियर द न्यूज, उसने खबर सुना। और सी फेंटेड, वह जो है कि बेहोश हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अपने फेल होने की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। तो फेल होने की खबर, तो देखिए यहाँ पे फेल होना, तो फेल जैसे फेल होना ना नी ने जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो फेल है, हमें क्या करना होगा? फेल को बनाना होगा जिरंड। या तो जिरंड बना लीजिए, या तो जिरंड ना बनाए तो उसको संज्ञा में, क्योंकि फेल एक संज्ञा है, फेलिंग हो जाएगा जिरंड और आपका फेलर हो जाएगा संज्ञा। तो हम लोग देखते हैं पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, और हमें प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा। तो क्या फेल के पहले प्रीपोजिशन लगेगा या हियर्ड? जैसे मान लीजिए हियर्ड है, तो अगर हियर्ड को हम लोग लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पार्टिसिपल अगर पढ़े होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। पार्टिसिपल अगर आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पार्टिसिपल में पहले क्या हुआ है उसके बाद दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं। पहले क्या होगा? पहले खबर सुनेगी। क्या खबर सुनेगी? फेल होने की खबर सुनेगी, तब वह बेहोश होगी। इसका मतलब हम पहले इसको लिखें, जो काम पहले हुआ पहले उसको लिखें। पार्टिसिपल का भी यही नियम है, यहाँ भी वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो पहले उसको हम लोग फेल होने की खबर सुनेगी, वह तब फेल होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं? पहले हियर को क्या कर लीजिए? हियरिंग कर लीजिए। हियर का हियरिंग, और हियरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे आन लग जाएगा प्रीपोजिशन। आन हियरिंग, आन हियरिंग द न्यूज कर लीजिए। आन हियरिंग द न्यूज। अब कैसी न्यूज है? फेल्ड को क्या कर लीजिए? संज्ञा में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? आप हर फेलर, आप हर
फेलर। हर क्यों लग रहा है, ये मैं अपने से बना रहा हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस को 3 सेंटेंस हो रहा है और 3 सेंटेंस को हमें एक में कन्वर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें संज्ञा क्रियाओं को या तो संज्ञा में या तो जिरंड में बदलना होगा। इस क्रिया को हमने संज्ञा में बदला और इस क्रिया को हमने किस में बदला, जिरंड में बदला। तो देखिए, अगर क्रिया को आप संज्ञा में बदलते हैं तब भी प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे यहाँ पर आप लग रहा है, आप हर फेलर हो जाएगा, आप हर फेलर। तो यहाँ पर फेल्ड का फेलर संज्ञा बनाए तो इसके पहले आप लगा, यहाँ पे हियरिंग का जिरंड बनाए तो इसके पहले क्या लग गया, आन लग गया। ये कर लीजिए आन, तो आन हियरिंग द न्यूज आप हर फेलर। अब यहाँ पर कामा लगाइए और मेन सब्जेक्ट देखिए सी सब में है ना, मगर यह सी इस्तेमाल दोनों में हुआ है तो किसके लिए हुआ है, सीता के लिए हुआ है। तो मेन सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सीता होगा। सीता क्या हो जाएगा, अब लिख देंगे फेंटेड। अब आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर 2 या 3 सेंटेंस भी देता है तो हमें पकड़ना होगा कि कौन काम पहले हो रहा है, उस काम को पहले ले लीजिए, और किस संज्ञा को हम लोग किस क्रिया को हम लोग संज्ञा में बदल सकते हैं उसको लीजिए, संज्ञा में बदलिए। उसके बाद जिसको हम संज्ञा में नहीं बदल सकते उसको लास्ट में रखिए यहाँ पर। तो ऐसे करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पर है द मदर सा द चाइल्ड, माँ ने लड़के को देखा या बच्चे को देखा। सी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुई। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हमें जिरंड में बदलना है ना, तो हम लोग किसको बदल सकते हैं। देखिए बच्चे को देखकर माँ खुश हुई, देखकर पार्टिसिपल यहाँ पर फिर आ रहा है, क्योंकि जिरंड वाले में देखिए पार्टिसिपल ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल आया है ना, पहले एक काम हुआ इसको लिखा हमने फिर बाद में। ये पार्टिसिपल का नियम है कि जो काम पहले उसको पहले लिखिए और उसके बाद में जो काम बाद में उसको बाद में रखिए, है ना। और उसमें भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर वो सारी बातें कहीं ना कहीं आती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप अध्ययन करें, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए यहाँ पर मदर सा द चाइल्ड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चलिए हम लोग इसको 2 तरह से बनाते हैं आंसर। पहले हम लोग लिखते हैं कि मदर वाज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द चाइल्ड, मतलब क्या, बाद में ऐसे देखिए, ऐसे करिए कि माँ जो थी वह क्या करके अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। देखकर तो क्या हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से नहीं, आफ्टर का इस्तेमाल पहले करिए, आफ्टर सीइंग हो जाएगा। पार्टिसिपल में जब लाएंगे तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है, पहले सा हो रही है, क्योंकि वह पहले बच्चे को देख रही है। तो यहाँ पर आफ्टर सीइंग कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, जिरंड लगाना है। तो जिरंड सा का सीइंग हो गया, इसके पहले आपने क्या लगा दिया, आफ्टर लगा दिया। आफ्टर सीइंग द चाइल्ड हो जाएगा, आफ्टर सीइंग द चाइल्ड माने बच्चे को देखकर। अब कौन देखा है, कामा लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, सी और यहाँ मदर, तो मेन सब्जेक्ट क्या होगा, द मदर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द मदर वाज वेरी हैप्पी, वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरह से आपको पकड़ना होगा। जी यहाँ पे पार्टिसिपल कहीं ना कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल का समावेश हो सकता है और होगा, तो आपको पार्टिसिपल प्रेजेंट वाला जरूरी है थोड़ा सा नॉलेज रखना। तो इस तरह से आप इसका सिंथेसिस करेंगे, इसमें पकड़ेंगे कि किसके पहले मैं लगा सकता हूँ और किसको जिरंड बना सकता हूँ। ये आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप किताबों में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं, बस डायरेक्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो आपको ये खुद से समझना है, खुद का दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया मैंने कि ही रिटर्न सेफली, वह बहुत ही सुरक्षित ढंग से वापस आ गया। ऑल वर ग्लेड, सभी लोग क्या हुए, खुश हुए। अब यहाँ पर किस चीज़ को आप सभी लोग, देखिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसके सुरक्षित लौटने पर सब लोग खुश हुए ना, उसके सुरक्षित लौटने पर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको 2 तरह से हम बना के दिखाते हैं। ऑल वर क्या हो जाएगा, ग्लेड आफ्टर हिज रिटर्निंग सेफली। यहां पर ये सेफली, बात को समझिए। ऑल वर ग्लेड, सभी खुश हुए, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में,
हिज रिटर्निंग सेफली, उसके वापस आने के बाद सब लोग खुश हुए। या आप ऐसे कर लीजिए, इस चीज को पूरा उठाइए, यहां पर हो जाएगा आफ्टर हिज रिटर्निंग सेफली, इसको ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर हिज रिटर्निंग। यहां पर देखिए रिटर्न को रिटर्निंग में मैंने बदला है, अर्थात जिरंड के रूप में आया है, और यहाँ पे ही को मैंने हिज में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ही लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्रिया को जिरंड में बदल देना है। तो इस तरह से हमने बदला, और चूंकि हमने क्रिया को जिरंड के रूप में यहाँ पे बदला हुआ है, इसलिए यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल भी हो गया है। तो आफ्टर हिज रिटर्निंग सेफली कामा लगा लीजिए, अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए दूसरा, क्योंकि यह सब्जेक्ट को मैंने बदल दिया दूसरे चीज में, किसमें, पॉसेसिव में। अब आपका यह सब्जेक्ट ये पूरा सेम टू सेम कॉपी होगा, क्या हो जाएगा, ऑल वर ग्लैड। तो इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन जो दिया, 3-4 तरीके के जिरंड से क्वेश्चन बनकर आते हैं। जैसे 3-4 तरीके के हैं तो 3-4 तरीके का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अब आपको जरूरी है एक्सरसाइज करने की, चूंकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस में मान के चलिए कि पूरे सिंपल सेंटेंस में यही थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, जिसमें आपको 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, और हर जगह आपको कुछ न कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों में परिवर्तित करना होता है, और परिवर्तित करने के साथ में प्रीपोजिशन का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यह बता दूं कि अगर आपको प्रीपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस करना नहीं आता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप प्रीपोजिशन के द्वारा ही सिंथेसिस करें, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी तो 6-7 चैप्टर हैं भाई। पार्टिसिपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, आपका दूसरा चीज़ है जैसे नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का इस्तेमाल करके है, एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करके है, एंड का इस्तेमाल करके है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके है। तो ये सारे सिंपल सेंटेंस में आते हैं चैप्टर। तो आपको ये वाला नहीं भी आ रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो 7 चैप्टर हैं उनमें से आपका काम बन जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस मैंने आपको ख़त्म कर दिया। सिंपल सेंटेंस पर मैं आप लोगों को अब एक्सरसाइज करवाऊंगा, और उन सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि मैं किसके द्वारा सिंथेसिस करना आपको बताया हूँ। पार्टिसिपल है कि जिरंड है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है, एंड है, एडजेक्टिव है, किसके द्वारा है ये भी बताऊँगा। तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपको मैं दूँगा। तो दोस्तों ये आप लोग घबराइए नहीं, अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं यहीं पे। और दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पर्सनली आप हमसे जो है कि कंटेक्ट करके आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।